हेलो गाइस। इससे पहले के पार्ट कैपिटल गेन में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं इंक्लूडेड विथ एग्जेम्पशंस। मैंने सारे एग्जेम्पशंस भी आपको बताए जो भी रिलेवेंट थे। अब ज़रूरत है कि एक बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करें और समझें कि आखिर किस तरीके से ये अप्लाई किए जाते हैं। मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन ऐसा उठा रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारी पुरानी बेसिक चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन यानी कि सेक्शन 54F का ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिससे बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने एग्जेम्पशन क्लियर किया था, हर जगह पे एग्जेम्पशन का तरीका क्या होता था कि सीधे सीधे जितने रुपए आप एक्सपेंड कर रहे हो पूरा पूरा लेस कर दो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जाए जिससे आपको वो फॉर्मूला निकालना भी समझ में आ जाए और बहुत सारी बेसिक भी चीज़ें हो जाए, प्लस आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, मिस्टर मोहन एक्वायर्ड 500 शेयर्स in Hindustan Limited on 1st August 2004 rupees 300 per share and incurred 2500 as brokerage fees and share transfer fees। बहुत सिंपल सी बात है। एक क्लाइंट है मिस्टर मोहन जिन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हैं हिंदुस्तान लिमिटेड के, और किस डेट को खरीदे हैं? इन्होंने खरीदे हैं 1 अगस्त 2004। जो शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए थे वो किए थे 300 रुपीज़ पर शेयर के दाम पे, प्लस इन्होंने खर्च किया था, एक्सपेंसेस किए थे उसको खरीदने के लिए, ब्रोकरेज फीस और शेयर ट्रांसफ़र फीस पे की थी 2500 रुपीज़ की। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 350 पर शेयर। देखो ये बात आपको यहाँ पे ही समझ में आ गई होगी कि फेयर मार्केट वैल्यू क्यों दे रखी है। जब भी हमारे शेयर्स या कोई भी एसेट हमने 2001 से पहले खरीदी हुई है, उस केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर लेते हैं। विच एवर इज हायर का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताया था, मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि जब भी इंडेक्सेशन लगाया जाता है तो वो 2001 के बाद लगाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो भी फिगर्स दे रखी हैं वो 2001 के बाद की दे रखी हैं। अब अगर हमने 2001 से पहले एसेट एक्वायर किया है तो जितने में एक्वायर किया है उसकी प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर को हम कंसिडर कर लेंगे। विच एवर इज एक्चुअली जो लॉ कहता है वो कहता है विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी। तो एसएससी के लिए बेनिफिशियल होगा जिसमें कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो यहाँ पे विच एवर इज हायर ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमसे कहता है कि हमने खरीदा है 300 रुपीज़ पर शेयर में, बट फेयर मार्केट वैल्यू है 350 पर शेयर। ऐसे हमको लगता है कि 350 बेनिफिशियल है, हम सीधे सीधे कह देंगे 350 इज बेनिफिशियल और उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। बट ऐसी गलती कभी मत करिएगा। सही तरीका है बट तरीका बिल्कुल सही नहीं है, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कहता है, ये कहता है 300 पर शेयर का हमने खरीदा है, प्लस ये भी तो कहता है कि 2500 की ब्रोकरेज फीस है, तो हमें ब्रोकरेज फीस भी तो हमारी कॉस्ट का पार्ट है। तो हम 300 से मल्टीप्लाई करके प्लस ब्रोकरेज फीस को ऐड करके उसके बाद कंपेयर करेंगे 350 से। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 सितंबर 2006 ही गॉट 400 बोनस शेयर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बोनस शेयर जो कंपनी हमको देती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जब कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल रिजर्व होते हैं जो उसको वो कन्वर्ट करना चाहती है शेयर कैपिटल में, तो वो बोनस शेयर दे देती है। तो बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी नील। फिर इसके बाद कहते हैं ऑन 1 नवंबर 2014 ही गॉट 600 राइट शेयर्स फॉर ₹150 पर शेयर। भाई अब 600 राइट शेयर्स भी मुझे मिलते हैं 150 रुपीज़ के हिसाब से। On 5 March 2019, he sold all the 1500 shares for ₹4,000 per share and गलत हो गया है, इनकर्ड हो गया है, उसको आप इनकर्ड साथ में लिख दीजिएगा। ₹4,000 per share and incurred an expenditure of ₹3,000 on brokerage। इनका कहना है कि टोटल 1500 शेयर कैसे, ज़रा चेक करते हैं। आप चेक करो कि सबसे पहले इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे थे, फिर 400 का बोनस शेयर मिला, फिर 600 राइट शेयर्स मिले, तो 6 और 4 1005 यानी कि 1500। टोटल 1500 शेयर्स थे जिन्होंने इनको उस 1500 शेयर्स को इन्होंने 4000 रुपीज़ में बेचा, और ब्रोकरेज फीस इन्होंने पे की है 3000 रुपीज़। On 15th March 2019, he purchased a residential house for ₹30 lakh. He was not owning any other house. Compute the amount of taxable capital gain cost in full stop or comma जगह जगह मिसिंग है, आई एम रियली वेरी सॉरी।
Cost inflation index for 2000 and 2001, 2006, 7, 2014, 15, 2018, 19 are given below. तो आपके सामने वो भी मिस हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको वो भी अभी दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हालांकि हर क्वेश्चन में आपको CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया होगा, इस क्वेश्चन में मिस हो गया है तो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, आप अगर चाहो तो नोट कर लीजिए। 2000 और 2001 का जो भी CII है वो है 100, इसी तरीके से 2006-7 का है वो है 122, 2014-15 का है 240 और 2018-19 का है 280। ये हर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जितने भी ईयर हम लोगों ने यूज़ किए होंगे उन सबके CII आपको दिए होंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करना भी चाहते हो तो सबसे पहला वाला आप याद कर लो और जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी यहाँ पे आपको बता दिया है कि 100, 122, 240 एंड 280 आर CIIs। अब इन्हीं को यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम एक अगर समरी निकाल के देखें तो हमने क्या देखा, हमने पाया ये कि 2000 में 1 अगस्त 2000 में हमने एसेट को खरीदा था, शेयर खरीदे थे 500 एट ₹300 एट 300, 2500 का ब्रोकरेज फीस पे किया था। 1 अप्रैल 2001 को जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 500 शेयर्स की थी 350। 1 सितंबर 2006 को 400 शेयर्स हमको बोनस शेयर मिले थे तो उसकी प्राइस हो गई 0। 1 नवंबर 2014 को 600 शेयर्स खरीदे थे मैंने 150 रुपीज़ में, और लास्ट में फिर हमसे कह रहा है कि इसको सबको मैंने बेच दिया था, सोल्ड किया 1500 शेयर्स एट 4000, जिसमें मुझे 3000 का ब्रोकरेज फीस भी पे करना पड़ा। अगर आप चेक करो तो टोटल जो शेयर्स हैं हमारे वो 1500 हैं और 1500 मैंने बेच दिए, पूरे के पूरे शेयर्स मैंने बेच दिए। इन सभी शेयर्स को बेचने के बाद मैंने परचेज किया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट ₹3 लाख। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर कराता हूँ। मैंने आपको बताया था सेक्शन 54F में कि जब भी आप कुछ भी बेच करके अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि RHP को छोड़ करके कुछ भी आप बेच करके अगर RHP खरीदते हो तब सेक्शन 54F अप्लाई होता है। अगर RHP बेच करके RHP खरीदते हो तब तो सेक्शन 54 अप्लाई होगा, है ना, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 54F अप्लाई होगा। तो ये हमने समरी भी देख ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, हमको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से हमने सेल कंसिडरेशन निकाली। सेल कंसिडरेशन 1500 शेयर्स हमने 4000 रुपीज़ के हिसाब से बेचे तो ये हो गए 60 लाख। लेस कर दिए एक्सपेंसेस ऑन सेल 3000 रुपीज़। लेस करने के बाद जो मेरे पास नेट सेल कंसिडरेशन आती है वो आती है 59,97,000। अगली बात होती है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सब्ट्रैक्ट करने की। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, केवल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ इंडेक्सेशन क्यों है वो भी बात समझिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है और लॉन्ग टर्म एसेट के लिए कहा जाता है कि आपको इंडेक्सेशन लगानी पड़ती है। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जब हम 300 शेयर्स के, भाई हमने जब एक्चुअली एक्वायर किया था तो 500 इंटू 300 यानी कि 1,50,000 का था। ब्रोकरेज 2500 की पे की थी तो हमारी जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 1,52,500 की, और फेयर मार्केट वैल्यू थी 500 इंटू 350 यानी कि 1,75,000। तो इन दोनों को आप कंपेयर करिए, जो सबसे हायर है तो 1,75,000 हायर है, उसी को ही हम कंसिडर करेंगे। तो हम जब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो यहाँ पे 500 इंटू 350 डिवाइडेड बाय CII ऑफ द परचेज ईयर। अब क्योंकि 2001 से पहले की ये परचेज है तो सबसे पुराना यानी कि सबसे 2001 का ही CII हम ले लेंगे। उसके बाद का अगर कोई साल होता तो उस साल की CII ले लेते और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस साल हमने इस एसेट को बेचा है। तो जिस साल हमने बेचा है उस साल की CII थी 280। ऐसा सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 4,90,000। सेम इसी तरीके से जब मैं बोनस की बात करता हूं तो बोनस तो निल था, उसकी बात ही छोड़ दो। फिर नेक्स्ट आता है जब हमने दोबारा से राइट शेयर्स खरीदे थे। राइट शेयर्स खरीदे थे 600 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 240 यानी कि हमने खरीदा था नवंबर 2016 में, और उस समय की जो प्राइस थी वो CII थी वो थी 240, तो हमने 240 ले लिया और बेचा 2018-19 में तो CII थी 280। फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है वही उसकी CII, उसी बेसिस पे उसकी CII निकाली जाती है। इसको कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर आया 1,05,000। तो फाइनली जो हमारा गेन आता है सब्ट्रैक्ट करने पर वो आता है 54,02,000 रुपीज़।
अब ज़रूरत है एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने की, क्योंकि इन सब के बाद ये भाई ये हमारा एग्जेम्पशन हो गया। अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो 54,02,000 रुपीज़ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता। लेकिन क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अंडर सेक्शन 54F तो इनको एग्जेम्पशन मिलेगी। अब एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी उसको समझते हैं। एग्जेम्पशन के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको सेक्शन 54F में बताया गया था। फॉर्मूला क्या था? गेन divided by net sale consideration multiplied by amount invested. Gain divided by net sale consideration into amount invested. तो यहाँ पे गेन है 54,02,000, नेट सेल कंसिडरेशन है 59,97,000। आप चेक कर लीजिए, 59,97,000 हमारी नेट सेल कंसिडरेशन है। और यहाँ पे जो हमको बताया गया था कि हमने RHP खरीदी है वो 30 लाख रुपीज़ की खरीदी है, तो 30 लाख से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली जो हमें एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है 27,02,351 रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे मिलता है 26,99,649 एंड अब मुझे इसी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।